बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकतें, रहमतें, राहतें, तमाम नेमतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का लाखों लाखों करोड़ों 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 शुक्र है, सब खैरियत है। अब्बू भी ठीक हैं, सब खैरियत है। बस एज फैक्टर है तो जाहिर सी बात है उनको रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अल्लाह का करोड़ों करोड़ों शुक्र, आप सबकी दुआएं। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का टॉपिक में हमने थ्योरेटिकल काफ़ी बातें की हैं, थोड़ी सी थ्योरी और है जो कि मैं लास्ट आपको बता चुका था क्लास में। अरे यार, वो बुढ़ापा आ गया ना, बस क्या बोले। अच्छा अच्छा, बड़ी माजरत, आप मुझे बता देती। वो मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने C3 की जगह C1 और C1 की जगह C3 का लेक्चर बाय मिस्टेक GCR पे पोस्ट कर दिया था, है ना? हाँ, मुझे याद है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, शायद कॉलेज से कॉल आ रही है मुझे। एक मिनट रुकें प्लीज़। जी प्यारे बच्चों, तो वालेकुम अस्सलाम। जिन बच्चों ने हमें देर से ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। तो मेरे बच्चों, वो जब कभी लेक्चर ऐसे हो जाए तो मुझे बता दिया करें, वो बस बाय मिस्टेक हो गया। मैं वही अर्ज कर रहा था, बुढ़ापा आ रहा है, अब तुम लोग जवान हो रहे हो, तुम लोग इंटरमीडिएट हो जाओगे, तो तुम लोग अब यहाँ से बैचलर्स करने जाओगे, तो आप हमारा बुढ़ापा तो हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। चलो बहरहाल, अब देखो बात यह है, पीरियोडिक सिस्टम के बारे में कौन बताएगा खुद से? हरीम के अलावा, अली रजा के अलावा? अच्छा अच्छा, तो तुम फॉलो कर रही हो मुझे लग रहा है, हैं? यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया लोगों ने, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ जी, अली रजा और हरीम के अलावा कौन बताएगा? नाहिल बताएगा, नाहिल। नाहिल बताएगा, क्या बताएगा नाहिल? पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है? फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम। चलो जल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहिल भाई अनम्यूट करो, शुरू हो जाए प्यारे भाई। नाहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई की नींद खराब हो गई, मेरे बच्चे की। हैं, डिस्टर्ब करता हूँ मैं सबको मैं, बस क्या करूँ, कुछ लोगों से ज़रा ज़्यादा उनसियत है, जो घर के करीब रहते हैं उनसे ज़्यादा उनसियत है। प्यारे भाई, ज़रा फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम तो सुना दो, क्या होता है? सर जो लिखा हुआ है वो पढ़ूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो मैंने समझाया लास्ट क्लास में वो पढ़ो। अब बोलोगे मैं तो था ही नहीं लास्ट क्लास में, और अगर था तो बताता। बताओ। सर था लेकिन याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। कोशिश कर लो, चलो कोशिश कर लो, पढ़ के कोशिश कर लो, बस पढ़ के कोशिश कर लो। 2.25 लाइनें लिखी हुई हैं, पढ़ लो और उसके बाद सोचो दिमाग में कि मैंने क्या बताया था, याद आ जाएगा।
कोशिश करके देखो, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार, ये चैप्टर तो पेपर में नहीं है, लेकिन मजा नहीं आता इस तरह पढ़ते हुए। ये अप्रोच से पढ़ेंगे ना कि ये तो पढ़ना ही नहीं है, तो सब खराब हो जाएगा। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है उसमें वैल्यू ऑफ द मर्चेंडाइज जो होती है वो मेजर्ड फिजिकली होती है कि जितने क्या कहते हैं कि कितने मर्चेंडाइज प्रेजेंट है आपके पास, उस हिसाब से होता है क्वांटिटी में, जैसे उसमें वो होती है। और क्या कहते हैं एक स्पेसिफाइड इंटरवल्स में होती है, जैसे मंथ के एंड, वो ईयर के एंड में होती है सही या है, फिजिकल पीरियड के एंड में होती है। ठीक है। और द मर्चेंडाइज परचेज एंड दे रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस अकाउंट। हाँ, और जो मर्चेंडाइज परचेज्ड होती है वो ऑब्वियसली हम लोग बेचने के लिहाज से परचेज करते, वो खरीदते हैं, तो हम उसको परचेजेस के तौर पे अपने लिखते हैं, और वो परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट होता है। चलो ठीक है, तुमने पढ़ के अच्छा बता दिया, इनफ है। बस मैं तुम्हारी बात को एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू नहीं। Right. ऐसा निज़ाम जिसमें मर्चेंडाइज खरीदी जाए और मर्चेंडाइज को अपडेट ना किया जाए, ना मर्चेंडाइज बढ़ाई जाए, ना मर्चेंडाइज बेचते हुए कम की जाए, बस मर्चेंडाइज खरीदते जाएं धमाधम खर्चे को। किसे किसे प्यारे बच्चों, किसे प्यारे बच्चों, आवाज नहीं आई मुझे। हाँ, खर्चे को, धमाधम खर्चे को बढ़ाते जाएं, बस खर्चे को बढ़ाते जाएं। अबे खरीद रहे हो क्या, खरीद रहे हो क्या मर्चेंडाइज, और बढ़ा रहे हो अपना, बढ़ा रहे हो अपना खर्चा। तो ये एक निज़ाम है, इस निज़ाम में ऐसे काम होता है। और एक और निज़ाम है जो मैं अब बोलूँगा अल्लाह के हुक्म से चंद मिनटों में आपके सामने। पहले इस निज़ाम को मुकम्मल बोल दूँ। ऐसा निज़ाम जहाँ मर्चेंडाइज खरीद कर उन्हें फ़ौरन फ़ौरन अपडेट ना किया जाता हो, एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक इंटरवल, वो इंटरवल मंथ भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है, वो क्वार्टर भी हो सकता है, वो सेमी एनुअल और मैक्सिमम एनुअल हो सकता है। सर मैक्सिमम एनुअल क्यों, आफ्टर 2 इयर्स अगर कर लूं तो क्या प्रॉब्लम है? बात यह है कि हर बिजनेस अपना प्रॉफिट और लॉस चाहे रोजाना निकाले, चाहे हर वीक निकाले, चाहे हर हर क्वार्टर पे निकाले, चाहे फोर्टनाइटली निकाले, चाहे मंथली निकाले, उसे। हर्षा बोल रही है? हर्षा, हर्षा आप कुछ बोल रही हैं? नहीं, हर्षा का माइक अनइंटेंशनली अनम्यूट हो गया। चलें बहरहाल, कोई बात नहीं। तो हम ये अर्ज कर रहे थे, ऐसा निज़ाम जिसमें मर्चेंडाइज खरीद कर फ़ौरन फ़ौरन अपडेट ना हो और ख़रीदते हुए उन्हें मान लिया जाए अपना ख़र्चा, ऐसे निज़ाम को पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। और इसके फ़ायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा क्या होता है? चीप सिस्टम होता है। ऐसे सिस्टम में हमें किसी बंदे को अलग से बिठाकर माल की निगरानी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस माल ख़रीद के लाते रहते हैं, अंदाजे के मुताबिक लाते रहते हैं। और याद होगा आपको, लास्ट क्लास में मैं अपनी आखिरी एग्जाम्पल कुछ इसी से रिलेटेड दे रहा था, अगर आपको याद हो। और प्रॉफिट वाली बात आप सबको पता है कि प्रॉफिट चाहे हम रोज़ाना कैलकुलेट करें या ना करें, मंथली कैलकुलेट करें या ना करें, ईयरली कैलकुलेट करना है। अली रज़ा कहते हैं लेकिन किसी को भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट 1 साल में अंदर ही करना होता है, क्योंकि एफबीआर को टैक्स भी तो देना होता है। हाँ, सिर्फ अली रज़ा सिर्फ टैक्स के लिहाज से नहीं कह सकता, सिर्फ टैक्स के लिहाज से नहीं कहते, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है ना। लाइक आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो करते हैं, यानी आप अपने बिजनेस का जो लोगों को, इन्वेस्टर्स को और सबको बताते हैं, अपने ओनर्स को जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, बेशक आप वीकली करें, मंथली करें, लेकिन ईयरली जरूरी है। एक और फिर अली रजा बात यह है कि एक ईयर का खर्चा दूसरे ईयर में नहीं जाता। तो एक ऐसा थोड़ी कि अगर हमने एक महीने का प्रॉफिट निकाल लिया तो अब एक महीने का खर्चा दूसरे महीने में नहीं जाएगा, दूसरे महीने का खर्चा तीसरे महीने में नहीं जाएगा। वो सारे खर्चे बिलोंग करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से, और वो टाइम फ्रेम है शॉर्ट टर्म, 1 साल का अरसा। 1 साल के अरसे के तमाम खर्चों को एक जगह प्रेजेंट करेंगे, इनकम को प्रेजेंट करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज किया जा सके। बिजनेस की परफॉर्मेंस मंथली जज करना अच्छी बात है,
लेकिन ईयरली एक रीजनेबल इंटरवल कहलाता है। ठीक है, आई होप कि अली रजा ने मेरी बात को गौर से सुना। परपिचुअल में क्या करना है, अभी आ रहा हूँ उस पर। महा ने परपिचुअल के बारे में लिख के भेजा। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात क्या है पीरियोडिक की, अच्छी बात क्या है, चीप सिस्टम होता है, किसी बंदे को रखने की जरूरत नहीं है। सही है, कोई कंप्यूटर यूज करने की जरूरत नहीं है, और बस आप माल खरीद के लाते जाएं, बेचते जाएं। लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दी थी, फायदा तो नहीं होता उससे सर। माँ, तुम्हारे मैसेजेस मिक्स हो रहे हैं। तुमने पहले परपिचुअल के बारे में लिख के भेजा, फिर तुमने लिख के भेज दिया फायदा तो नहीं होता उससे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं सर, आपने बोला कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो चीप होता है, यस। लाइक उसको मेंटेन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। हाँ तो मैंने उस पे बोला कि इसका कोई फायदा तो होता नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में हमें रजिस्टर वाले की एग्जांपल दी थी कि हाँ, उसके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है उसको याद नहीं रहता, वेरी और गुड, फिर जब लोग खरीदने आते हैं तो वो बता नहीं पाता, तो फिर इससे कोई फायदा तो नहीं हुआ ना बिजनेस को। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बेहतरीन। यानी तो एक तरफ तो चीप है, तो ये क्या हो गया महम, महा ये हो गया डिसएडवांटेज जो तुमने बताया, जी है ना, कि क्या क्या डिसएडवांटेज है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास बैक एंड पे कितना माल पड़ा है। हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, जी वो बोलेगा मुझे 5 रजिस्टर दे दो, हम अंदर जाएंगे, ढूंढेंगे और ला के 2 देंगे और बोलेंगे अभी 2 हैं। तो वो बोलेगा कैसा दुकानदार है बेवकूफ, इसको यही नहीं पता इसके पास कितना माल है। अच्छा, बॉयज मेरी बात से शायद एग्री करें, जो अपने घरों के पास शॉप्स पर जाते हो, कुछ दुकानदार होते हैं इतने एक्टिव होते हैं, जैसे मेडिसिन शॉप वाले ना बहुत एक्टिव होते हैं। आप उनके पास जाएं, वो आप दवाई का नाम लें, वो पर्चा पढ़ते ही बोल देंगे नहीं है। उन्हें पता होता है उनके पास स्टॉक में ये है या नहीं। ऐसा है ना बॉयज? जो बॉयज हैं क्लास में वो कंफर्म करेंगे। बॉयज क्लास में हैं या सारी गर्ल्स हैं? मैंने कहा चेक कर लूँ आज। गर्ल्स तो सर जी बेटा। सर तो इसका मतलब है कि जो बिजनेसेस जहाँ पे जैसे जो शॉप्स होती हैं, यहाँ पे किराने की दुकान हो गई, फार्मेसी हो गई, जहाँ पे डेली लोगों का आना जाना होता है, ट्रांजैक्शन होती है, तो ऐसी जगहों पे बेहतर ये है कि ये वाला इन्वेंट्री वाला इस्तेमाल, परपेचुअल इस्तेमाल किया जाए। नहीं, वो डिपेंड करता है स्केल के ऊपर, ठीक है, और ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी पर। जैसे मार्ट्स वगैरह होते हैं ना, मार्ट्स मार्ट्स में जी आप देखते हो कि वो स्कैन करके सामान बेच रहे होते हैं, है ना, स्कैन कर रहे होते हैं। इम्तियाज हो गया, जी चेज हो गया, नाहिद हो गया और हाइपर स्टार हो गया, ये तमाम पे स्कैन हो रहा है। क्यों? वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, अब कौन सा सामान कितना है ये याद रखना एक अजाब हो जाएगा, तो वहां के लिए परपेचुअल सिस्टम बेस्ट। सही है, लेकिन जी इसके बरक्स एक मिसाल देने के लिए बोल रहा हूँ, आप आई होप आप मेरी बात समझ भी जाएंगी। इसके बरक्स अगर मैं जनाब एग्जाम्पल लूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डीलर की, जिसके पास वॉशिंग मशीन, एलईडी, फ्रिज और इस तरह के आइटम्स होते हैं, तो क्या कभी आपने जिंदगी में देखा कि उसकी दुकान पे ये लंबी लाइन लगी हुई और लोग लोग बोल रहे हो एक फ्रिज देना, एक एसी देना भाई, एक एलईडी देना, जल्दी जल्दी बिक रहा, धमाधम लाइन लगी हुई है? नहीं ना। तो मेरा ख्याल है जी वहाँ ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर वो शख्स अपने पास परपेचुअल सिस्टम लगा लेगा, तो उसे कोई कंप्यूटर चाहिए, उसे कोई ऑपरेटर चाहिए, उसे कोई मशीन्स चाहिए, जिनके जरिए वो इन्वेंट्री को हर वक्त अपडेट रखे। तो वहाँ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अपडेट करना बेवकूफ़, यूज करना बेवकूफ़ी हुई, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। पीरियोडिक चीप है, तो वहाँ पीरियोडिक यूज किया जाएगा। तो बेटा देखो, मैं तुम लोगों को इस लेवल पे अगर इतना भी समझाने में कामयाब हो जाऊं ना कि क्या सिस्टम का क्या मतलब है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत है। और इंशाल्लाह तुम आगे बैचलर्स और मास्टर्स में जब ये पढ़ोगे डिटेल में, तो अल्लाह के हुक्म से तुम इस काबिल हो जाओगे कि जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस में जाओगे, तो तुम डिसाइड कर सकोगे कि कौन से बिजनेस में कौन सा सिस्टम बेहतर रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने किसी हद तक तो तुम्हें गाइड किया, बताया कि डिपेंड ऑन द नेचर, टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे भाई कि यहाँ तो परपेचुअल सिस्टम अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मेरा ख्याल है बॉयज मेरी एक और बात से एग्री करेंगे शायद। कुछ मेडिकल स्टोर वालों के पास आप जाते हैं
आप दवाई खरीदते हैं, वो दवाई आपको पूरी देता है जितनी आपको चाहिए थी, और फिर आकर ना एक रजिस्टर रखा हुआ होता है उसने मेन काउंटर पे, उसमें वो दवाई का नाम लिख लेता है। देखा है कभी किसी ने इस तरह बॉयज? कभी किसी ने इस तरह देखा है जो मैं कह रहा हूँ? क्या आप दुकानदार के पास जाते हैं, उस नोटिस नहीं किया? ओके अशकान भाई, हर दुकान पे ऐसा नहीं हो रहा, खास तौर पे उस फार्मेसी पे तो हो ही नहीं रहा जहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहां तो हो ही नहीं रहा। स्मॉल शॉप्स में होता है एग्जैक्टली। छोटी छोटी दुकानें होती है ना जो मेडिकल स्टोर वगैरह, वहां पे आप दवाई लेने जाए वो आपको दवाई ला के देगा, और अगर वो दवाई वो देखेगा कि यार 2 डब्बे रखे हैं, एक डब्बा आपने परचेज कर लिया तो अब आप अपने पास लिख लेगा रजिस्टर में कि भाई 1 डब्बा इसका, 2 डब्बे और मंगवाने हैं, 3 डब्बे और मंगवाने हैं। तो वो क्या करता है, वो परपीचुअल सिस्टम की तरह काम कर रहा होता है इन्वेंट्री को, लेकिन वो जाने को नहीं लिख रहा होता। ये बात सुनिएगा खुदारा, वो ये नहीं लिख रहा होता कि मेरे पास से इतने डब्बे चले गए, वो बस ये लिखता है कि मुझे इतना स्टॉक और मंगवाना है। तो वो स्टॉक को फिजिकली जा के देख रहा होता है। अली रजा कह रहे हैं हमारे कॉलेज के आईटी में भी ये होता है, कंप्यूटराइज होता है। अली रजा नहीं समझ में आई क्या कह रहे हो, थोड़ा समझाना जरा प्लीज, जल्दी से शाबाश। सर कुछ नहीं, बस मैं आपको बता रहा था, आप बोल रहे थे ना रजिस्टर में नोट करते हैं, तो और कुछ लोग कंप्यूटराइज सिस्टम भी यूज करते हैं, क्योंकि अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गई है आपकी। हाँ नहीं, लेकिन ये समझ में नहीं आया, कॉलेज के आईटी में भी ये होता है? मतलब कॉलेज में किस तरह का? मैं कॉलेज में तो सर्विस है ना बेसिकली। सर वो जो कैफेटेरिया है ना हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी का, उसकी बात है। ओके 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 ओके, समझ गया। थैंक यू सो मच। आईटी जबरदस्त, बिल्कुल सही। आईटी में तो आप लोग जाते हैं ना भैया, हम तो यहाँ सस्ती वाली कैंटीन से खाते हैं। चले, बहरहाल प्यारे बच्चों बात को समझिएगा, बेहतरीन बात हो गई। अली रजा ने भी एक एग्जांपल दे दी अच्छी सी। देखें, महा ने बोला वहां ईयर एंड में, मंथ एंड में रिकंसिलेशन होगी तो उसको कैरी को। हाँ देखो, अब बात यह है कि रोजाना इन्वेंट्री को अपडेट करना भी आसान नहीं है, क्या ख्याल है? तो जो रोजाना नहीं कर सकता और जिसके पास ट्रांजैक्शंस कम है, सर ये टॉपिक अंजिया अब्दुल करीम तुम क्या पूछ रही हो, टॉपिक मुश्किल है किस लिहाज से? सर मैं जी बताओ, सुन रहा हूँ, बोलो। सर मैं बोल रही हूँ कि आपने जैसे अभी हमने पीरियोडिक की बात की, तो उसके अंदर हमने बोला जैसे वही रजिस्टर की जो एग्जांपल आपने हमें दी थी हाँ कि उसके पास अगर फॉर इंस्टेंस बीच में ही स्टॉक खत्म हो जाता है, कि वो अगर 2 महीने के हिसाब से अपना स्टॉक लेके आया है और वो बीच में खत्म हो जाए, हाँ तो जब वो रीस्टॉक करेगा 2 महीने के मिड में, तो उसकी जो पुरानी कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर भी तो चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि जब उसने खरीदा तो उसने उसको वो भी किया, रिकॉर्ड भी किया, और फिर उसी टाइम पीरियड के अंदर वो अगेन उसको रीस्टॉक कर रहा है, तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो वो तो मार्केट में प्राइस कम और बढ़ते हैं, दोनों होता है। जैसे मार्केट प्राइस जो होती है जिस प्राइस पे हम खरीद रहे नहीं हैं, सर, मार्केट प्राइस नहीं। फिर जैसे एक शॉप कीपर ने स्टॉक डिसाइड किया कि वो एक टाइम पे 50 रजिस्टर्स देके आएगा, सही है। एंड जो एक्चुअल टाइम उसने सेट किया था वो ये किया था कि 2 महीने के अंदर अंदर ये बिक जाएंगे। अच्छा, और अगर वो 50 रजिस्टर 1 महीने के अंदर ही बिक जाते हैं और वो 1 महीने के अंदर लाइक दूसरे महीने के लिए और 50 लेके आता है, बिल्कुल तो सही। पहले तो उसने 2 महीने के 50 रिकॉर्ड किए थे, और फिर वो जो एक्स्ट्रा 50 लेके आया वो उसके अंदर ऐड बैक करेगा। बिल्कुल, वो तो, लेकिन मजे की बात यह है महा कि बेटा वो तो अपने पास ऐड करता ही नहीं है ना, वो इन्वेंट्री को इन्वेंट्री के तौर पे लिखता ही नहीं है। वो उसे क्या कहता है, वो रजिस्टर खरीदने को कहता है परचेजेस, परचेजेस। और उसको समझ लेता है अपना खर्चा। तो बेशक वो 1-1 महीने बाद खरीदे, 10-10 दिन बाद खरीदे, 20-20 दिन बाद खरीदे, 3-3 महीने, 2-2 महीने बाद खरीदे, उसने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री को ना बढ़ाना है और ना कम करना है, बस मैंने उसे खर्चा कहते रहना है और सर बेचते हुए उसे इनकम कहना है। और तुम्हारी वाली जो ठीक बात है ना वो यहाँ पर आएगी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। सही है। ठीक है सर। अच्छा, अब अंजिया कह रही है कि ये टॉपिक समझने के लिहाज से मुश्किल है। भाई कहाँ मुश्किल हो रही है आप बताओ, ताकि मैं उसको क्लियर करूं। असल में मैंने ना अपनी गुफ्तगू को बढ़ा लिया है,
अगर आप कहेंगे तो मैं इसको कम करके डायरेक्ट सवालात पे आ जाता हूँ फौरन, तो आसान हो जाएगा शायद। देखें अंजिया, बात यह है, मैं बता रहा हूँ आपको, सुने एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए अंजिया। पहले तो आप ये समझ लें कि आप सेकंड ईयर करने के बाद किसी बिजनेस की अकाउंटेंट नहीं लगने वाली, पहले ये बात समझे मेरी इत्मीनान से, बिल्कुल पुरसुकून होकर मेरी बात सुने। आप पहले अपने दिमाग में ये रख लें कि आप इंटर के बाद ना किसी भी बिजनेस की अकाउंटेंट नहीं लगने वाली। और लेट सपोज अगर आप किसी बिजनेस की अकाउंटेंट बन भी गई ना जाके, तो आपकी पोस्ट वहां इतनी हायर नहीं होगी, आप इतने उस लेवल पे नहीं होंगे कि आप डिसाइड करें कि कंपनी को कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है, राइट। एक बैचलर्स का स्टूडेंट भी कंपनी में जाके ये डिसाइड नहीं करता। लेकिन बात यह है कि हम एक आइडिया तो डेवलप कर सकते हैं ना, ऐसा आइडिया जिसको हमारा दिमाग कबूल करे। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आज सीख जाओ और कल ही आप जाओ मार्केट में और जाके लोगों को बताओ तुम्हें ये वाला सिस्टम यूज करना चाहिए, तुम्हें ये वाला यूज करना चाहिए। लेकिन तुम इन दोनों को डिफरेंशिएट करो जो मैंने एग्जाम्पल हरीम के साथ डिस्कस की थी, और फिर तुम इसी को अप्लाई करके देखो जिंदगी का मुख्तलिफ शोबों। एक दूध वाला अगर परपीचुअल सिस्टम लगा ले तो उसके लिए क्या वो बेहतर होगा या वो पीरियोडिक सिस्टम से काम करे? सोचना पड़ेगा बैठ के। तो ये चीजें आप आगे जाके और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं मेरा बच्चा। तो मैंने तो आपसे बड़ी सिंपल सी मिसाल दी कि कहा कि कुछ दुकानदार सामान खरीदते रहते हैं और अंदाजे की बुनियाद पर ला ला के रखते जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है उनका अंदाजा गलत साबित होता है और सामान नहीं बिकता। अभी अभी महा ने कहा कि हम 50 रजिस्टर खरीद के लाए, ये सोचा 2 महीने में बेच देंगे, 1 ही महीने में बिक गए। तो अब एकदम माल शॉर्ट हो जाएगा, कस्टमर आएगा, हमारे पास रजिस्टर नहीं होंगे, तो कस्टमर वापस चला जाएगा, है ना। अंदाजे से तो करते हैं, लेकिन अंजिया बात यह है कि एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, यस एग्जैक्टली नुज़रत ज़हरा, आपने बिल्कुल सही पहचाना, बेहतरीन जवाब आपका। देखो अब बात यूं समझो, अब अंजिया तुम भी सुनना जरा, मैं थोड़ा सा ना समराइज करता हूँ, सही है? हाँ बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जब आपने रजिस्टर्स खरीदे 50, तो अब आपके रजिस्टर जल्दी बिक गए, तो अब अगर आप अपने पास बाकायदा कंप्यूटर में या परपीचुअल सिस्टम के तहत काम कर रहे थे, क्योंकि आपको परपीचुअल सिस्टम अभी तक बताया नहीं ना मैंने, और ये लोग जो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये सारे चैंपियन, पता है क्या इन्होंने क्या किया? इन्होंने परपीचुअल सिस्टम पढ़ लिया है, तो अब ये उसकी बेसिस पे ना डिफरेंशिएट अच्छा कर रहे हैं, ये मुझसे आगे बढ़ गए। भाई अगर आप 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीने के बाद अपडेट करने के बजाय आप इन्वेंट्री को हर लम्हा अपडेट करें। सुन रही हैं? कब अपडेट करें? हर लम्हा। कि जब इन्वेंट्री आए आप अपने सिस्टम में लिखें, आप अपने रजिस्टर में लिखें, आप अपने कंप्यूटर में लिखें कि आपके पास अब इतने रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर बिके, आप फौरन अपने कंप्यूटर में, अपने रजिस्टर में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने मोबाइल में, जहां भी आप नोट कर रही हैं, लिखें कि एक कंप्यूटर चला गया। तो क्या होगा इसका फायदा? इसका फायदा ये होगा कि आपको हर वक्त पता होगा कि आपके पास इस वक्त कितने रजिस्टर मौजूद हैं जी। तो जैसे ही आपके पास 10 रजिस्टर रह जाएंगे, आप फौरन मजीद रजिस्टर ऑर्डर कर देंगी, तो कभी भी कोई कस्टमर आपकी दुकान से खाली हाथ नहीं जाएगा। आपने कभी सोचा नहीं अंजिया कि नाहिद और इम्तियाज और चेज और हाइपर स्टार, ये लोग अपना कैसे स्टॉक मेंटेन करते हैं? क्यों नहीं सोचा? कभी सोचना चाहिए ना। देखो ये होती है नॉलेज। अगर नॉलेज की बात करोगे तो फिर तो पता नहीं कितनी क्लासेस में नॉलेज पे ले लूं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे समेटना भी है सारी बात को, कुछ बच्चे बोर भी हो जाते हैं, वो कहते हैं बस कर दो यार, इतना मत पकाओ भाई। तो भाई कैसे रखते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता अंजिया कि हम जाएं और जाके हमें हमारी मर्जी की चीज शेल्फ में नजर ना आए? दो ही सूरतों में ऐसा होता है। कब? या तो जब उस इम्तियाज स्टोर ने
उस कंपनी की प्रोडक्ट को रखने से इनकार कर दिया हो, बोला हम नहीं रखेंगे आपकी प्रोडक्ट, तो फिर आपको वो प्रोडक्ट का शेल्फ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट का शेल्फ है तो बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत रेयर, मेरा तो तजर्बा है, बहुत रेयर ऐसा होगा कि प्रोडक्ट का स्टोर में शेल्फ बना हुआ है और प्रोडक्ट शेल्फ में मौजूद ना हो। तो वो लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, जब आपको सामान बेच रहे होते हैं, स्कैन कर रहे होते हैं एनजीआ, तो आपको पता है जब वो सामान उनके गोडाउन में आ रहा होता है ना, तब भी वो स्कैन हो रहा होता है बेटा, बारकोड लगे हुए होते हैं ना। यस, सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, आप लोग आगे मास्टर्स वगैरह करोगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सिर्फ यही काम बंदा कर रहा होता है कि क्या चीज किस वक्त कब कहाँ जरूरत है, उसके लिहाज से उसे मैनेज कर रहा होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मास्टर्स होता है बाकायदा इसमें। तो भाई हर टॉपिक की इतनी वर्थ है ना, हर टॉपिक पे इतना बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से कि क्लासेस कम पड़ जाएं, लेकिन नहीं ना, अब आप लोगों का लेवल भी तो है, इतना अच्छा भी नहीं बोलता कि आप सुनते ही रहें, मुझे बोर हो जाएंगे। तो आई होप अंजिया कुछ अब दिमाग में कुछ आया है। जी बिल्कुल, देखें वो एक एक्सेप्शनल केस है नुज़रत ज़हरा, आई 100% एग्री कि जब कोरोना की पहली लहर आई तो सैनिटाइजर, डेटोल, ये सब चीजें गायब हो गई थी। रीजन, वो तो एक एक्सेप्शनल केस था ना बेटा, क्या ख्याल है? हैं? चलो बहरहाल आप सुनो, दूसरा मेथड के ऊपर बात करते हैं। दूसरा, अच्छा ना, नुज़रत ज़हरा ने एक बड़ा बेस्ट बेहतरीन पॉइंट हमारे साथ शेयर किया। उसने कहा अच्छा सर, इस सिस्टम में हम जब खरीदते हैं तो खर्चा लिख लेते हैं, जब बेचते हैं तो आमदनी। सर इसी वजह से खुश रहो नुज़रत ज़हरा, बेहतरीन तुमने यूज किया था जुमला, क्योंकि ये बात तो आप सबको खुद रियलाइज करनी चाहिए थी ना, नुज़रत ज़हरा ने की, इसलिए मैं उसकी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ। इसीलिए हम फर्स्ट ईयर में, ईयर एंड पर, फर्स्ट ईयर में SLO 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हुए, एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ते हुए ईयर एंड पर एक एडजस्टमेंट बनाते थे। याद आया? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, और जो मर्चेंडाइज ईयर एंड पर बच जाती थी कहते थे ये हमारा, बोलो ये हमारा, बोलो बोलो शाबाश, जवाब का इंतजार हो रहा है शिद्दत से। ये हमारा क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है, नेचर पूछ रहा हूँ बेटे। हरीम वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, हसन मोमिन शाबाश। अंजी अब्दुल करीम नेचर पूछ रहा हूँ, हसन वेरी गुड बेटा शाबाश। अंजिया सलीम वेरी गुड, नेचर पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा शाबाश। अली रजा वेरी गुड। एक इफेक्ट इस्माइल ये है, सही है, दूसरा भी बोलो। अस्मा वेरी गुड। बाकी लोग नहीं बोल रहे यार, बड़े गलत बात है ये। पूरी क्लास में 35 लोग मेरे साथ हैं और 35 रिप्लाई अगर धमाधम आए, अभी अटेंडेंस बोलूंगा ना ऐसे लगेगी लाइन से। हाँ महावसीम क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? मैं क्वेश्चन मार्क तुम्हारे ऊपर बना दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ तपाओ नहीं भाई, देखो हाँ जब डिस्कशन हो रही है तो हाँ बिल्कुल। एंडिंग इन्वेंट्री की दो नेचर होती थी ना, हम कहते थे एक तो हमारा एसेट है और दूसरा हम कहते थे अपने खर्चे को कम कर लो या फिर उसे अपनी इनकम मान लो। याद आया? क्योंकि खरीदते हुए आपने उसे कह दिया था अपना, खरीदते हुए आपने उसे कह दिया था अपना। नजर आ रहा है स्क्रीन पे लिखा हुआ? नाहिल भाई सो तो नहीं गए? नाहिल भाई जाग रहे हैं? मैंने लड़कों का सवाल किया था, उसमें भी नाहिल भाई ने जवाब दिया था। मैंने कहा चेक कर लो अभी क्लास में है, सो तो नहीं गए हैं? जाग रहे हैं? चलो अल्लाह करे जाग रहे हैं। हाँ तो भाई समझ में आती है बात? देखो 9 मिनट रह गए, कितनी बातें कर रहे हैं हम लोग कि मर्चेंडाइज खरीदी तो उसे खर्चा कह दिया, लेकिन ईयर एंड पर अगर वो बच गई, इस साल नहीं बिकी, तो मुझे बताओ क्या वो इस साल का खर्चा है? बोलो। हाँ बिल्कुल अटेंडेंस लेता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ नहीं है ना इस साल का खर्चा, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है जो जिस साल का खर्चा उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये तो सामान इस साल बिका ही नहीं, तो ये सामान अब बुनियादी तौर पे नेक्स्ट ईयर बिजनेस को ऑपरेट करने में पहुंचाएगा फायदा। याद आया? तो इसका मतलब, क्योंकि देखो इसका मतलब ये हुआ ना प्यारे बच्चों के, मर्चेंडाइज खरीदते हुए क्या मैंने मर्चेंडाइज बढ़ाई थी? बताओ, क्या मैंने मर्चेंडाइज खरीदते हुए मर्चेंडाइज बढ़ाई थी? नहीं। मर्चेंडाइज बेचते हुए मर्चेंडाइज कम की थी? आपने जवाब दिया नहीं। इसका मतलब है ईयर एंड पर अब जो मर्चेंडाइज बच गई उन्हें रिकॉर्ड करूं। क्यों सर? उन्हें क्यों रिकॉर्ड करूं? ताकि मेरे बिजनेस की सही पोजीशन पता चले कि मेरे कारोबार में कितने लाखों रुपए का माल
मेरे पास मौजूद है। मुझे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना कि मेरे पास कितने की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। मुझे करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा ना कि मेरा करेक्ट प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब मुझे ये पता चले कि मैं साल के दौरान 50 लाख का माल खरीद के लाया और 10 लाख रुपए का माल मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। तो वो 10 लाख का माल अब कब बिकेगा? अगले साल। वो रेवेन्यू कब जनरेट करेगा? अगले साल। प्रॉफिट कमाऊंगा अगले साल। तो इसका मतलब है वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो खर्चे को करते थे कम। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। कुछ यादें पलट के आ रही हैं, कुछ तारीख के झरोकों में जाइए, झांक झांक के वापस आइए। और कहते थे ये हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। ऐसा निज़ाम जिसमें मर्चेंडाइज खरीदते हुए उसका खर्चा तस्वुर किया जाए, आने और जाने को मर्चेंडाइज अपडेट ना की जाए, और ईयर एंड पर इसलिए अपडेट कर ली जाए क्योंकि अब एक ईयर से दूसरे ईयर में जा रहे हैं। तो कहा जाए ये इस साल का खर्चा नहीं है, बल्कि ये इस साल हमारा जल्दी जवाब दो, बल्कि ये इस साल हमारा क्या है? एसेट है। वेरी गुड, शुक्रिया। अब अगर तुमने ये सब बातें सुनी है ना, तो मैं लाजमी तुम्हें इसके बारे में ये सब बातें करनी है, और मैं ये इन्हीं 7 मिनटों में करूंगा, जरूरी है, वरना फिर मजा नहीं आएगा, कनेक्शन नहीं बनेगा। ऐसा निजाम जिसमें इन्वेंट्री को परपीचुइटी एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली, लिखा हुआ है बोर्ड पर, अगर आपको कर्सर नजर आ रहा हो मेरा। परपीचुइटी दूसरा मीनिंग। परपीचुअल का वर्ड असल में परपीचुइटी क्यों बोल रहा हूं आपको पता है, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक बिल्कुल नहीं। परपीचुअल परपीचुइटी से निकला है। परपीचुइटी का मतलब कंटिन्यूअसली, मुस्तकिल, लगातार, हर वक्त, लम्हा ब लम्हा। यानी जैसे कि एटीएम समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, खुदारा क्या बोल रहा हूँ? एटीएम समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझाने के लिए। सर एटीएम नाश हो गया, उससे मर्चेंडाइज का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है मर्चेंडाइज का, लेकिन ये समझाना चाह रहा हूँ कि वहां रियल टाइम प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कितने लोग जानते हैं? हैंड रेज करें। कंप्यूटर जानने वाले हैंड रेज करें। जानने से मुराद जरा अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज। अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज कितने लोगों को है? अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज, चलें, वेरी गुड, माशाल्लाह, काफी लोगों को है। आप दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, दो तरह की प्रोसेसिंग होती है, बताएं कौन कौन सी? शाबाश। दो तरह की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर जो है वो दो तरह की प्रोसेसिंग करता है। कौन कौन सी बताएं? शाबाश, जवाब दें। कंप्यूटर डेटा को दो तरह से प्रोसेस करता है। अभी तक आया नहीं जवाब, हैंड तो रेज हुआ है लेकिन जवाब नहीं आया। चलें, कंप्यूटर दो तरह से डेटा को प्रोसेस करता है। सर मैं शेयर करता हूं जवाब, अगर आप एग्री ना करें तो आप मुझे बताइएगा। नहीं सर, कंप्यूटर दो तरह से डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस करने के दो अंदाज हैं, एक रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है और एक बैच प्रोसेसिंग होती है। सुना है कभी जिंदगी में? मासूमा ने भी मेरी बात से एग्री कर लिया और लिख के भेजा। एक रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, एक बैच प्रोसेसिंग होती है। एग्री? नहीं पता? कंप्यूटर वालों के लिए खास तौर पे एग्जांपल दिए ये मैंने। अच्छा सर, क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डेटा को प्रोसेस किया जाता है और वो अपडेट होता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग में इधर तुमने एटीएम में लगाकर मशीन पैसे निकाले, बस कार्ड बाहर आया, तुम्हारा बैलेंस इमीडिएटली अपडेट हो गया। रियल टाइम में जल्दी नहीं होता। रियल टाइम का मतलब है इमीडिएटली, विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स। मैंने कहा तुमने एटीएम में कार्ड लगाया, पैसे निकाले, कार्ड बाहर आया ही तब जब तुम्हारा बैलेंस अपडेट हो गया। महावसीम कहती हैं गूगल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी बोल रहा है। वैसे सर कुछ समझ नहीं आया महा, ये मुझे तुम्हारी बात समझाओ तो अच्छी बात हो जाएगी, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। गूगल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी बोल रहा है। अच्छा, अबे गूगल पे कहाँ चली गई तुम? खुदा का वास्ता भाई, गूगल पे कहाँ चली जाती हो? हर चीज अगर गूगल पे होती है तो तुम लोग गूगल पे बैठे नहीं पढ़ रहे होते? बस कर दो यार, गूगल छोड़ो। गूगल अपने वो भाई वो बता रहा होगा, वो कंप्यूटर की कॉन्टेक्स्ट में बता रहा होगा ना। कॉन्टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है मेरा बेटा। हाँ, कि कब कहाँ क्या जुमला बोलना है ये तो टीचर जानता है ना। क्या ख्याल है? बस फिलहाल दो, क्योंकि हमारे पास दो सिस्टम है ना। तो एक ऐसा निजाम जिसमें इन्वेंट्री को अपडेट किया जाए इमीडिएटली। सर तो कब किया जाए? जब इन्वेंट्री में चेंज आए, जब इन्वेंट्री में
क्या है चेंज? तो इन्वेंट्री में चेंज कब आता है भाई? रोजाना आए, 15-15 मिनट बाद आए, 1-1 घंटे बाद आए, 2-2 घंटे बाद आए, 1-1 सेकंड में आए हैं, 1-1 सेकंड में, 1-1 सेकंड में, हाँ ना। 1 सेकंड में इधर से बिल प्रोसेस हुआ, 1 सेकंड में दूसरे काउंटर से बिल प्रोसेस हो रहा है, 1 सेकंड में तीसरे काउंटर से बिल प्रोसेस हो रहा है। एक वक्त में 40 काउंटर पे काम हो रहा है, 30 काउंटर्स पे काम हो रहा है, 30 काउंटर से प्रोडक्ट बिक रही है। जैसे जैसे सामान आ रहा है और जैसे जैसे सामान जा रहा है, विद इन अ सेकंड्स, विद इन अ मिनट्स इन्वेंट्री अपडेट हो रही है। दैट सिस्टम कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इस सिस्टम में जब मर्चेंडाइज को खरीदा जाता है, प्लीज इसको देखें, लास्ट मिनट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, मुझे भी अब पढ़ाने में मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग मेहनत से सुन रहे हैं लेक्चर, यकीनन उन्हें भी मजा आ रहा होगा। और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द अब सवाल पे आने वाला हूँ। बस वैसे भी हमारा आखिरी SLO है और बस आखिरी तो आखिरी होता है, फिर आखिरी ऐसा होना कि याद रहे। बोले पेपर में नहीं करना था लेकिन सर ने पढ़ाया था मेहनत से और हमने पढ़ा भी था। ऐसा निज़ाम जिसमें इन्वेंट्री को खरीदते हुए साल के दौरान डेबिट किया जाए किस अकाउंट में, देख लो प्यारे बच्चों, और उसे क्या समझा जाए अपना। है सर जी क्या? यानी हम इन्वेंट्री को यानी हम मर्चेंडाइज खरीदते हुए परचेजेस नहीं लिखेंगे? यस, हम मर्चेंडाइज को खरीदते हुए परचेजेस नहीं लिखेंगे, हम इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे। हम कहेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में हुआ इजाफा और मर्चेंडाइज को मानेंगे बिजनेस का एसेट। अरे सर ये तो गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो सर फिर खर्चा कब कहेंगे इसे? जब मर्चेंडाइज बेचेंगे तो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। है सर मर्चेंडाइज बेचते हुए तो आमदनी रिकॉर्ड होती थी, आमदनी भी रिकॉर्ड होगी, लेकिन उस वक्त कहेंगे कि जितने रुपए का माल गया, मिसाल के तौर पे 5 प्रोडक्ट मेरे पास से चली गई 50 रुपए वाली, तो 250 का सामान चला गया और 250 के सामान को मैंने 300 में बेचा, 250 के सामान को 300 में बेचा, तो 300 मेरी इनकम और 250 मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी जब सामान बेचूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, नजर आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट। जब मर्चेंडाइज खरीदूंगा तो खर्चा रिकॉर्ड नहीं करना। अगर इस सवाल का जवाब तुम दे सको तो मजा आ जाएगा। आखिरी मिनट है मेरी तरफ से, फी अमानिल्लाह, लेकिन अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो मजा आ जाए। सवाल यह है, क्या इस सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनानी पड़ेगी? क्या इस सिस्टम में एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बनानी पड़ेगी? क्या बात है, छा गए भाई जवाब। 2 लोगों ने जवाब दे दिया, 3-4 लोगों ने जवाब दे दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। आखिरी मिनट चल रहा है, बहुत 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 शुक्रिया। जिन्होंने जवाब दिया नहीं बनानी पड़ेगी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अटेंडेंस ले ली थी हमने, अटेंडेंस नहीं ली हमने, दोबारा ज्वाइन कर लें अगर अटेंडेंस नहीं ली। अटेंडेंस ले ली ना?